तो टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, या इसको मैं लिखूं पी साइन थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, राइट. अब आप मुझे बताओ टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और टॉर्क की वैल्यू 0 कब होगी, राइट. सो इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, टॉर्क इज 0. जीरो डिग्री और 180 डिग्री पर टॉर्क 0 होगा, ठीक है. और मैक्सिमम टॉर्क तो 90 डिग्री पर होगा. दोनों सिचुएशन हम समझते हैं, राइट. डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जब पैरेलल हो जाएंगे तो टॉर्क 0, ठीक है. और एंटी पैरेलल होंगे तब भी टॉर्क 0 होगा. टॉर्क 0 मतलब इक्विलिब्रियम. तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में रहेगा दो पोजीशन में. एक जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है उसका मोमेंट, और एक जब सेम डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, राइट. ठीक है. तो इक्विलिब्रियम रहेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जो है वो दो अलग अलग नेचर का होगा. एक में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और एक में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है. अब दोनों की बात करते हैं. स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में वो कैसे होगा. समझना, हमने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखा है ऐसा, ठीक है. ये डायपोल मोमेंट बता रहा है, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ निगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पॉजिटिव. तो अभी टॉर्क 0 है. अब सोचो अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूं तो क्या हो. ये इनिशियल पोजीशन है, थोड़ा सा टिल्ट कर दें, राइट. मैंने इसको थोड़ा सा टर्न कर दिया अपनी जगह से इस तरफ. तो अब इस पर टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा देखो. तो टॉर्क होता है P क्रॉस E. तो P और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो. तो P क्रॉस E ये डायरेक्शन है, मतलब क्लॉकवाइज. इस पर लगने वाला टॉर्क जो है वो भी इस तरफ लगेगा क्लॉकवाइज. दैट मीन्स अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हो तो ये पूरा डायपोल घूमेगा और इस तरफ आना चाहेगा, ठीक है. मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. उस पोजीशन पर तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब करने पर वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा. इसके अपोजिट अगर आप उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ टर्न कर देते हो ऐसा, तो अब टॉर्क किधर लगेगा देखो. तो P क्रॉस E, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब टॉर्क अभी भी इस तरफ लगेगा. तो थोड़ा सा आपने डिस्टर्ब किया, अब वो पूरा डायपोल घूमेगा और अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि व्हेन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एंटी पैरेलल, किस तरह का इक्विलिब्रियम होगा. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है. इसके अपोजिट डायपोल मोमेंट और फील्ड पैरेलल होंगे तो क्या होगा देखो. इस समय टॉर्क 0 है, थोड़ा सा हमने उसको टिल्ट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा, राइट. तो इस डायरेक्शन में टिल्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, टॉर्क किधर लगेगा. P क्रॉस E, मतलब क्लॉकवाइज. टॉर्क अपोजिट लगेगा. तो आपने उसको थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब किया तो टॉर्क उसको वापस उस पोजीशन पे लाना चाहेगा, राइट. ऐसे अगर आप उसको नीचे टिल्ट कर देते हो तो P क्रॉस E टॉर्क लगेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और टॉर्क उसको ऊपर ले जाएगा. मतलब ये हुआ कि अगर आप उसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करोगे तो जो टॉर्क है उसकी ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करना चाहेगा, राइट. मतलब ये जो है
स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन। तो आप डिस्टर्ब भी करोगे फिर भी कुछ समय के बाद वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। और इसमें डिस्टर्ब करोगे तो ये तुरंत घूम के दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा, वापस इस पोजीशन पे नहीं आएगा, राइट। इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेशन होगा। कब होगा? जब आप उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखोगे और थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहेगा, बट बिकॉज ऑफ मोमेंटम ये आगे चला जाएगा और इस तरह से ऑसिलेट करने लगेगा, राइट। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो ऑसिलेशन होगा। वो ऑसिलेशन कैसा होगा उसको हमें एक्सप्लेन करना है, राइट। तो ये डायपोल है, उसके मिड पॉइंट से जो एक्सिस पास करेगी उसके परपेंडिकुलर, उसको मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहा हूं, राइट। अभी डायपोल मोमेंट इस तरफ है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो टॉर्क 0 है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं डायपोल को, तो ये नई पोजीशन हो गई, ये हो गया डायपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इनिशियल पोजीशन से थीटा से इसको डिस्प्लेस किया, तो अब इस पर लगने वाला टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो फिर से ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करना चाहेगा। टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए मैं माइनस साइन लिख रहा हूं, ठीक। तो ऑसिलेशन चलेगा इस तरह से, और ऑसिलेशन एसएचएम कब होगा? इफ थीटा इज स्मॉल, then in that case sin theta tends to theta, तो टॉर्क हो जाएगा माइनस पीई थीटा, ठीक है। तो थीटा स्मॉल है तो टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनेट है, ये एसएचएम की कंडीशन है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनेट टू थीटा। ये कांस्टेंट आ गया, तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए ऑसिलेशन का? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को मैं टी कह रहा हूं, टी इज 2 पाई अंडर रूट आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय के। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? पी इंटू ई। यहां पर आई क्या है? आई डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके एक्सिस के अबाउट, राइट। तो लार्ज एंगल में ऑसिलेशन होगा और स्मॉल एंगल में जो ऑसिलेशन है वो एसएचएम होगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप इस तरह के पोलर मॉलिक्यूल्स को, जो कि डायपोल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, तो थोड़ा भी उनको डिस्टर्ब करते हो तो उनका ऑसिलेशन लगातार चलता रहेगा। और हम जानते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वाइब्रेट करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो ऑसिलेट करते रहेंगे, ठीक। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, आपने डायपोल को इस तरह से रखा है, पहले ये उसका डायपोल मोमेंट का वेक्टर और फील्ड भी इसी तरफ है, तो टॉर्क 0 रहेगा और वो स्टेबल रहेगा। अब सोचो, अगर आप इसको इस तरह से टर्न करते हो तो ये अपने आप टर्न होगा या आपको टर्न करना पड़ेगा? किसी एंगल पर टर्न करते हो तो देखो, इस समय इस डायपोल पर एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ,
अगर आप इसको फर्दर और एंगल पर बढ़ाना चाहते हो इसको, तो बाहर से आपको अपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा, तभी ये टर्न होगा। तो आपने टॉर्क लगा के इसको घुमाया, और जब भी आप टॉर्क लगा के घुमाओगे किसी चीज को, मतलब आप वर्क करोगे, दैट मीन्स डायपोल की पोजीशन को चेंज करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, राइट। एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क व्हेन we are not changing its kinetic energy, then work done is equal to potential energy change. तो जो भी आप वर्क करोगे, इनफैक्ट वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रही है। ये ऐसे ही है जैसे चौक को मैं छोड़ता हूं तो अपने आप नीचे जाती है, लेकिन ऊपर ले जाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो जो मैंने वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा है। उसी तरह से डायपोल को घुमाने में जो हम वर्क करेंगे, वो वर्क डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। मतलब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना आगे जाएगा, उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और फील्ड की तरफ जब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। समझ गए ना? तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगी। अब उसका एक्सप्रेशन हम बनाते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सबसे पहले मैं रेफरेंस पॉइंट सेट करता हूं। तो जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, उस वक्त डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी को मैं 0 सेट कर लेता हूं। व्हेन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, देन पोटेंशियल एनर्जी इज 0, राइट। इस तरफ जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इस तरफ बढ़ेगी। अब मुझे किसी थीटा एंगल पर, जब P और E के बीच में एंगल थीटा है, इस समय की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है। देखो मैं क्या करता हूं, डायपोल को इस थीटा एंगल से 90 डिग्री पर ले आता हूं, ठीक है। डायपोल को टर्न करते हुए थीटा एंगल से 90 डिग्री पर लाना है, राइट। तो किसी एक पॉइंट पर जब P और E के बीच में अल्फा एंगल है, तब आपको टर्न करने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा? देखो, टॉर्क लगाना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ टॉर्क लगा रहा है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है PE साइन अल्फा, तो इतना ही आपको एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। नाउ वर्क डन बाय टॉर्क, थोड़ा सा टर्न किया डी अल्फा एंगल से, वर्क डन इज टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टोटल वर्क के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दो, और जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज, टॉर्क कितना है? PE साइन अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? थीटा पर निकालना है। थीटा से फाइनल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, राइट। क्या होगा इंटीग्रेशन? देखो, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। थीटा से π/2 तक लिमिट लेंगे हम, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 0 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल इज इक्वल टू, राइट, माइनस P cos π/2 that is 0 minus cos theta. So potential energy is minus PE cos theta, जिसको मैं माइनस P डॉट E लिख सकता हूं। तो जब डायपोल मोमेंट और फील्ड के बीच थीटा एंगल होता है, तब
पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पी डॉट, और जीरो कहां पर सेट किया हमने, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो इस बेसिस पर पोटेंशियल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। जब डायपोल इसी डायरेक्शन में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, थीटा यहां पर जीरो हुआ, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी इंटू ई। डायपोल 90 डिग्री के एंगल पर, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एंड डायपोल 180 डिग्री एंगल पर अपोजिट, तो पोटेंशियल एनर्जी इज प्लस पी, राइट। मतलब ये हुआ कि जब डायपोल मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो फील्ड इस तरफ है, डायपोल को जब आप टर्न करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, इधर मैक्सिमम और इस तरफ मिनिमम, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जब बनेगा तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, डायपोल है, चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू और सेपरेशन डी। इसको शुरुआत में फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा है, फील्ड की डायरेक्शन से इसको टर्न करके वन 120 डिग्री एंगल पर हम ले आए, पहले फील्ड की डायरेक्शन में टर्न करके 120 डिग्री एंगल। हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू टर्न डायपोल by 120 degree angle? How much work has to be done to turn the dipole by 120 degree? कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालना है। वर्क डन निकालना है हमें। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। स्लोली हम इसको टर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 120 डिग्री एंगल पर माइनस इनिशियल 0 डिग्री के एंगल पर। फॉर्मूला है माइनस पीई कॉस थीटा पोटेंशियल एनर्जी का, तो माइनस पीई कॉस 120 डिग्री, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पीई कॉस 0, ठीक है। कॉस 120 इज माइनस हाफ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस पीई इंटू 3/2। पी कितना होगा, क्यू डी। तो इस डायपोल को टर्न करने के लिए 3/2 QED वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी